हेलो एवरीवन, आई एम दिशा चौहान एंड वेलकम टू दिस वीडियो जहां हम डिस्कस करने वाले हैं 2024 में हुए एचपी सेट के लाइफ साइंसेस के क्वेश्चन पेपर का डिटेल्ड सॉल्यूशन। प्रीवियस सेशन में हमने फर्स्ट 33 क्वेश्चन जो हैं वो ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। इस सेशन में विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 34। Question number 34 states, what is the primary assumption underlying the logistic model of population growth? So, what is population growth? Population growth के जो मॉडल हैं वो बताते हैं किस तरीके से population change होती है over time। इसके लिए टू मेन मॉडल दिए गए हैं, कौन कौन से? The first one is exponential, जिसको J shaped curve भी बोलते हैं, exponential, and third one is this logistic model। ओके, सो एक्सपोनेंशियल जो है वो उस मॉडल में जे शेप्ड कर्व हम बताते हैं कि पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज होती जाएगी ओवर टाइम। अगर इस साइड पे पॉपुलेशन साइज प्लॉट है और इस साइड पे टाइम, तो विद टाइम यू कैन सी कि पॉपुलेशन क्या हो रही है, ग्रो कर रही है एक्सपोनेंशियली। लेकिन लॉजिस्टिक ग्रोथ में हम क्या, मेन लॉजिक क्या है कि यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ करेगी, शुरू में ग्रोथ रेट एक्सेलरेट होगा, लेकिन उसके बाद रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे और पॉपुलेशन जो है वो ग्रो उस तरीके से, पॉपुलेशन ग्रोथ क्या हो जाएगी उसके बाद स्लो हो जाएगी। और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज द कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी। ओके, तो आप देख सकते हो यहां पे पॉपुलेशन और टाइम प्लॉट किया, तो पॉपुलेशन इनिशियली जो है ग्रो किए, लेकिन रिसोर्सेज अनलिमिटेड तो नहीं है, रिसोर्सेज तो किसी टाइम पे कम पड़ना शुरू हो जाएंगे, तो उस टाइम पे क्या होगा, पॉपुलेशन ग्रोथ दैट विल गेट स्लो। तो ये है द लॉजिक फॉर द लॉजिस्टिक मॉडल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ के ये दो मेन मॉडल हैं। यहां पे आपको जे शेप्ड कर्व मिलता है, जे शेप्ड है आपका कर्व, और हेयर यू गेट एस शेप्ड कर्व। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। इवन इक्वेशन यहां के लिए, लॉजिस्टिक के लिए इक्वेशन है dn बाई डी टी। पॉपुलेशन ग्रोथ की जो इक्वेशन है दैट इज dn बाई डी टी इक्वल्स आर एन इंटू 1 माइनस एन बाय के। ठीक है, ये है आपका इक्वेशन। यहां पे r क्या है, r इज द इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट। व्हाट इज r? R is denoting the intrinsic growth rate, T is the time, N is the initial population, N is initial या फिर current population size। N को मैं यहां लिख देती हूं, what is N? N is the current population size and K is the carrying capacity। एक्सपोनेंशियल के लिए you can write dn by dt is equal to r max या फिर rn। ठीक है, तो ये आपके इक्वेशंस हैं फॉर दीज। ओके, क्वेश्चन जो है वो सिंपल आपसे अजम्पशन पूछी गई है लॉजिस्टिक मॉडल के लिए। तो लॉजिस्टिक मॉडल के लिए मेन अजम्पशन ये है कि रिसोर्सेज जो हैं वो अनलिमिटेड नहीं है, कि पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली ग्रो करती जाएगी। क्या होगा, पॉपुलेशन शुरू में एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगी, स्टार्टिंग में इट स्टार्ट्स ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली, लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद रिसोर्सेज आर लिमिटेड, तो इसलिए ग्रोथ जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, स्लो हो जाती है ओवर द टाइम। बस यही यहां पे बोला गया है, और उसे क्या बोलते हैं, कैरिंग कैपेसिटी। ओके, सो व्हाट इज द प्राइमरी असम्पशन? ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए स्टेट्स दैट लिमिटेड रिसोर्सेज एंड कैरिंग कैपेसिटी। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन कि लिमिटेड रिसोर्सेज की हमने यहां बात की, कैरिंग कैपेसिटी की हमने यहां बात की। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, लीनियर ग्रोथ विद कांस्टेंट रेट। लीनियर ग्रोथ, लॉजिस्टिक ग्रोथ में अगर आप देखिए तो ग्रोथ जो है इट इज नॉट लीनियर बट इट इज नॉन लीनियर। यहां पे लीनियर ग्रोथ नहीं है, नॉन लीनियर ग्रोथ है, कांस्टेंट रेट नहीं है। आप देख सकते हो शुरू में एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है, फिर स्लो हो जा रही है, तो ये क्या हो गया, गलत। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ विदाउट लिमिट, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ विदाउट लिमिट के लिए यू हैव एक्सपोनेंशियल मॉडल। लॉजिस्टिक मॉडल जो है वो क्या बोलता है कि ग्रोथ नॉन लीनियर है, और क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, एस शेप कर्व जो है आपको मिलेगा। दिस रैंडम फ्लक्चुएशन इन द पॉपुलेशन साइज, तो ये रैंडम नहीं है, इट इज डिटर्मिनिस्टिक, है ना, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग पॉइंट। ठीक है, सो ये सब गलत है। करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, सिंथेसिस ऑफ सुक्रोज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस अगर इन, तो सुक्रोज का सिंथेसिस कौन से ऑर्गेनेली में होता है? क्लोरोप्लास्ट में, साइटोसोल में, वैक्यूल्स में या अमाइलोप्लास्ट में होता है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस? तो फोटोसिंथेसिस में, क्लोरोप्लास्ट में केल्विन साइकिल के थ्रू किसका सिंथेसिस होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। जो ग्लूकोज है और ट्रायोस फॉस्फेट है वो कहां बनते हैं? क्लोरोप्लास्ट में बनते हैं। लेकिन जो सुक्रोज है, सुक्रोज के लिए, सुक्रोज को बनाने के लिए जो एंजाइम्स चाहिए दे आर प्रेजेंट इन द साइटोसोल, इसलिए सुक्रोज का सिंथेसिस कहां होता है? थ्रू द साइटोसोलिक एंजाइम्स इन द साइटोसोल। ठीक है, सुक्रोज फॉस्फेट सिंथेस जो क्या करते हैं? ग्लूकोज को फ्रक्टोज के साथ जोड़ के सुक्रोज बना देते हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ सुक्रोज इज फॉर्म्ड। वेयर इट इज फॉर्म्ड? इट इज फॉर्म्ड इन साइटोसोल, जहां पे साइटोसोलिक एंजाइम मदद करेंगे। सुक्रोज फॉस्फेट सिंथेज एंजाइम है, साइटोसोल में प्रेजेंट होता है, विच विल हेल्प। तो दिस इज साइटोसोल। वैक्यूल्स की बात करें तो वैक्यूल्स जो है यहाँ पे सिंथेसिस के ऑर्गेनली नहीं है, इट इज अ स्टोरेज ऑर्गेनली। क्लोरोप्लास्ट में ग्लूकोज का सिंथेसिस होता है, ट्रायोस फॉस्फेट का सिंथेसिस, ट्रायोस फॉस्फेट भी यहीं पे बनते हैं। ओके, अगर मैं बात करूं वैक्यूल्स की, वैक्यूल्स जो हैं दे आर अ स्टोरेज ऑर्गेनली, स्टोरेज होती है यहां, सिंथेसिस नहीं होती है। अगर बात करें अमाइलोप्लास्ट की, तो अमाइलोप्लास्ट जो है उसमें किसकी सिंथेसिस होती है? स्टार्च की सिंथेसिस होती है, सुक्रोज की नहीं। तो यहां लिख लो स्टार्च सिंथेसिस। करेक्ट आंसर, साइटोसोलिक एंजाइम्स से होती है सुक्रोज की सिंथेसिस इन द साइटोसोल। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस। अनफेवरेबल कंडीशंस क्या है? ड्राउट, सैलिनिटी, कोई प्रॉब्लम है ना, जब स्ट्रेस में है प्लांट इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ। जब अनफेवरेबल कंडीशन आएंगी तो प्लांट किसका प्रोडक्शन जो है इंक्रीज कर देगा? फर्स्ट ऑप्शन ऑक्सिन। तो हमें पता है ऑक्सिन क्या है? ऑक्सिन जो है एक प्लांट ग्रोथ हार्मोन है जो क्या करता है? प्रमोट करता है ग्रोथ को। तो स्ट्रेस में जब प्लांट देखो स्ट्रेस में है तो उसे ग्रोथ की थोड़ी ना बड़ी है ना, वो कंसर्न थोड़ा ना उस टाइम पे ग्रोथ के साथ। तो ऑक्सिन जो है, पहले ऑक्सिन का रोल लिख देती हूं, ऑक्सिन इट प्रमोट्स ग्रोथ, और वो स्ट्रेस के टाइम पे नहीं आएगा। ठीक है, ऑक्सिन एंड एब्सिसिक एसिड। तो ऑक्सिन तो नहीं है, तो ये ऑप्शन तो गलत है, लेकिन एब्सिसिक एसिड के बारे में 2-3 पॉइंट देख लेते हैं। एब्सिसिक एसिड क्या है? ABA इसको बोलते हैं, राइट? ABA, ABA इज द स्ट्रेस हार्मोन इन द प्लांट, स्ट्रेस हार्मोन, इसको स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं ABA को। ये क्या करवाता है? स्टोमेटा को क्लोज करवा देता है, ठीक है, वाटर लॉस जिससे कम हो जाए। इट कॉज स्टोमेटल क्लोजर, स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे एंड रिड्यूसेस द लॉस ऑफ वाटर, या फिर रिड्यूसेस वाटर लॉस। ठीक है, ABA एक स्ट्रेस हार्मोन है, तो अनफेवरेबल कंडीशन में प्लांट जो है इसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है? इट ऑल्सो इनहिबिट्स प्लांट ग्रोथ। ये प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है, ये प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है, इनहिबिट्स प्लांट ग्रोथ, प्लांट को ग्रो नहीं करने देगा उन अनफेवरेबल कंडीशंस में टेम्परेली, जब तक वो कंडीशंस है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं ABA के बारे में, लेकिन ऑप्शन में ऑक्सिन भी है जो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है, तो दिस ऑप्शन इज आल्सो इनकरेक्ट, लेकिन हमें एब्सिसिक एसिड के बारे में 2-3 पॉइंट पता चल गए। नेक्स्ट ऑप्शन सी, एब्सिसिक एसिड, जी हाँ, स्ट्रेस में आएगा। अब बात करते हैं इथाइलिन। इथाइलिन जो है, जब भी पैथोजन अटैक होता है, मैकेनिकल स्ट्रेस होता है, उस टाइम पे इथाइलिन जो है वो प्रोड्यूस होता है प्लांट में। ठीक है, इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग, कब प्रोड्यूस होगा? ड्यूरिंग मैकेनिकल स्ट्रेस, या फिर प्लांट में कोई इंजरी हो गई, वाउंड आ गया। ठीक है, इंजरी, इंजरी से अच्छा वर्ड लिखते हैं हम यहां, वाउंडिंग, मैकेनिकल स्ट्रेस में आता है, वाउंडिंग में आता है, या फिर पैथोजन अटैक हो गया, पैथोजन अटैक।
जैसे ये इनहिबिट कर रहा है प्लांट ग्रोथ को, सोमेटल क्लोजर करवा रहा है, इथाइलिन इट इंड्यूसेस, क्या इंड्यूस करवाता है, सेनिसेंस, लीफ एब्सिशन एंड फ्रूट राइपनिंग, इसको राइपनिंग हार्मोन भी बोलते हैं, फ्रूट राइपनिंग ये करवाता है। अगर कोई फ्रूट को हमें जल्दी पकाना हो तो उसमें इथाइलिन ऐड कर दो। इवन एक पके हुए फ्रूट को अगर हम कच्चे फ्रूट्स के बीच में रख देते हैं तो क्या होता है, राइपेंड फ्रूट जो है उन अनराइपेंड फ्रूट्स को भी राइपन कर देता है, क्योंकि ये हार्मोन है जो प्रोड्यूस होता है फ्रूट राइपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये स्ट्रेस में इंड्यूस होता है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन आ गया, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। ठीक है, नेक्स्ट इथाइलिन, हाँ जी इथाइलिन तो होता है जिब्रेलिन। अब जो जिब्रेलिन है ये क्या करता है, ये प्लांट में इट प्रमोट्स, ये भी ग्रोथ प्रमोटर वाला हार्मोन है, ये प्रमोट करता है इलोंगेशन एंड जर्मिनेशन। जिब्रेलिन जो है ये जर्मिनेशन और इलोंगेशन को प्रमोट करता है। अब आपने इन सबके फंक्शन देख लिए चारों के, तो आपको ये तो क्लियर हो गया कि जब स्ट्रेस आएगा तो प्लांट को ग्रोथ के बारे में प्लांट जो है वो फर्स्ट कंसर्न नहीं होगा। प्लांट जो है जब भी स्ट्रेस आता है ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन हो जाती है, और सर्वाइवल मैकेनिज्म, कैसे मैं सर्वाइव करूं, वो सर्वाइवल मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाते हैं, और जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं सर्वाइवल मैकेनिज्म और प्लांट ग्रोथ इनहिबिशन वाले, दे आर एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 37, हॉर्मोगोनिया आर द मीन्स ऑफ। अब हॉर्मोगोनिया क्या होते हैं ये आपसे पूछा गया है। हॉर्मोगोनिया क्या है, दे आर शॉर्ट मोटाइल फ्रेगमेंट्स ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गे। तो लिख लेंगे व्हाट आर हॉर्मोगोनिया, दे आर द शॉर्ट मोटाइल फिलामेंट्स ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी को और क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। ठीक है, सो ये शॉर्ट मोटाइल फिलामेंट्स हैं ब्लू ग्रीन एल्गी के, जो उसके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और डिस्पर्जल में मदद करते हैं। हेल्प इन, इनका फंक्शन लिख देती हूँ, हेल्प इन, इनका रोल है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड डिस्पर्जल। ओके, सो दिस इज अबाउट हॉर्मोगोनिया। अब हम ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं। तो ऑप्शन ए, दे आर द मीन्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन आर्कीबैक्टीरिया। तो आर्कीबैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, रॉन्ग ऑप्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा जो हैं वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, बिल्कुल सही। यहां तो सेक्सुअल लिख दिया था तब गलत हो गया। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, लेकिन दे डू ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द मीन्स ऑफ ज़ूस्पोर्स। ज़ूस्पोर्स बनते हैं, ना कि हॉर्मोगोनिया। ठीक है, नेक्स्ट इज फोटोटेक्सिस इन कैरोफाइट्स। फोटोटेक्सिस होती है कैरोफाइट्स में, बट उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल हैं दे आर फ्लैजिलेटेड गैमीट्स बट नॉट हॉर्मोगोनिया। फ्लैजिलेटेड गैमीट्स के थ्रू होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्या पता अगली बार यही पूछ लिया जाए। ठीक है, तो इसलिए हम सभी ऑप्शंस के बारे में देख रहे हैं। नेक्स्ट इज वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन एंड डिस्पर्सल इन साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी को ही बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे को ही बोलते हैं। एंड ये हॉर्मोगोनिया जो हैं वो यही हैं विच हेल्प इन द वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन एंड डिस्पर्सल इन द केस ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, सो नेक्स्ट ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 38 इज सेइंग, okay, two plants can be conclusively said to belong to same species if। अब दो प्लांट्स हैं, आपको 2 प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं, आप कब बोलोगे कि ये सेम स्पीशी के हैं? उसके लिए आपको पता होना चाहिए क्या, बायोलॉजिकल स्पीशी कॉन्सेप्ट। बायोलॉजिकल स्पीशी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? बायोलॉजिकल स्पीशी कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि दो ऑर्गेनिजम्स को हम सेम स्पीशी में कब डाल सकते हैं? हम 2 ऑर्गेनिजम्स को सेम स्पीशी में तब डाल सकते हैं अगर वो क्या है, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है अदर ग्रुप से और आपस में इंटरब्रीड करते हैं।
ठीक है, जो भी दो ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरब्रीड कर रहे हैं, अपने फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स बना रहे हैं और साथ ही साथ में वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हैं अदर ग्रुप से, उनको हम कहते हैं एक स्पीशी के मेंबर्स हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस को देखते हैं। दे आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर एंड पोजेस आइडेंटिकल सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। देखो, बहुत से एक जीनस के अंदर कितनी सारी स्पीशी होती हैं, राइट? तो कोई हो सकता है दो प्लांट्स मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हों, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स भी दे रहे हों, लेकिन स्टिल वो आपस में रिप्रोड्यूस ना कर पाए, इंटरब्रेड ना कर पाए और क्या हो जाए, वो आपस में इंटरब्रीड नहीं कर रहे हों और फिर भी सिमिलर हों, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बना रहे हो, तो दिस इज नॉट द प्राइमरी मतलब कंडीशन जिसके थ्रू आप बता सकते हो वो सेम स्पीशी के हैं या नहीं। तो दिस इज अ रॉन्ग आंसर। कोई जो है ये सफिशिएंट प्रूफ नहीं है, मतलब एक तरीके से ये एक पूरे तरीके से बता नहीं सकता कि दो प्लांट्स जो हैं सेम स्पीशी के हैं। सफिशिएंट प्रूफ नहीं है टू टेल दैट कि जो दो प्लांट्स की हम बात कर रहे हैं वो एक स्पीशी के। नेक्स्ट, दे हैव सिमिलर क्रोमोसोम नंबर। तो ये भी वही बात है कि दो प्लांट्स हो सकता है पॉलीप्लाइडी करवा दी, एक प्लांट है वो 42 था, है ना, पॉलीप्लाइडी करवा के 84 करवा दिया, 84 वाला एक और प्लांट है, क्रोमोसोम नंबर तो सेम हो गए लेकिन डिफरेंट स्पीशी हो सकती है, इसीलिए ये भी एक सफिशिएंट प्रूफ नहीं है टू से कि दो प्लांट्स एक सेम स्पीशी के हैं, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट इज दे कैन रिप्रोड्यूस फ्रीली विद ईच अदर एंड फॉर्म द सीड्स। ठीक है, एक दूसरे के साथ फ्रीली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, बिल्कुल यही तो है, रिप्रोड्यूस फ्रीली एंड फॉर्म्स फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ठीक है, आगे वो फ्रीली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, सीड भी बना रहे हैं, मतलब खुद को प्रोपेगेट भी कर पाएंगे, तो यही है, दिस इज द कोर क्राइटेरिया जिससे हमें पता चलता है कि दो ऑर्गेनिज्म सेम स्पीशी के हैं। ठीक है, दिस इज द कोर क्राइटेरिया ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशी कॉन्सेप्ट। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। दे हैव मोर देन 90% सिमिलर जीन, ये भी सफिशिएंट प्रूफ नहीं है। सिमिलर जीन्स तो आपको पता है हमारे भी जीन्स जो है बहुत सारे एनिमल्स के साथ मैच हो जाते हैं, है ना, दूसरे एनिमल्स के साथ, तो हम ये सिमिलैरिटी ऑफ जीन्स को नहीं ले सकते हैं सेम स्पीशी में डालने के लिए, वो भी 90% तो बिल्कुल भी नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा आ गया? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जेनेटिक सिमिलैरिटी जो है इट डज नॉट अलोन एंश्योर रिप्रोडक्टिव कंपैटिबिलिटी। रिप्रोडक्टिव कंपैटिबिलिटी जो है वही बताएगा। तो मेन सेम स्पीशी के लिए आपको क्या देखना है कि वो क्या हो, रिप्रोडक्टिवली कंपैटिबल हूं। ये आपको पॉइंट अपने दिमाग में रखना है, यहां पे हमारी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग भी साथ साथ में चली हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The next question is question number 39. Lysogenic cycle involves. So जो बैक्टीरियोफाज या वायरस होते हैं वो दो टाइप की साइकिल्स, लाइफ साइकिल्स जो है वो करते हैं। कौन कौन सी? एक होती है लाइटिक साइकिल एंड सेकंड इज लाइसोजेनिक साइकिल। लाइसोजेनिक साइकिल। अब लाइटिक साइकिल, लाइटिक से क्या वर्ड आ रहा है? लाइसिस। तो ये क्या करते हैं? अपने होस्ट को किल कर देते हैं, दैट इज द लाइटिक साइकिल। लाइसोजेनिक साइकिल में क्या होता है, ये जो आपका वायरस है, बैक्टीरियोफाज है, वो क्या करता है? अपने जीनोम को इंटीग्रेट कर देता है होस्ट के जीनोम में। होस्ट के जीनोम में इंटीग्रेट कर देगा, ठीक है, होस्ट के जीनोम में इंटीग्रेट कर देगा और ये एक जो है जब इंटीग्रेशन हो जाती है तो एक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है प्रोफेज। ठीक है, प्रोफेज की फॉर्मेशन होती है। प्रोफेज जो है वो रेप्लिकेट करता है। जब ये डीएनए रेप्लिकेट करेगा तो ये भी तो रेप्लिकेट करेगा, तो साथ में इनकी रेप्लिकेशन होती जाती है और ये फिर अपना क्या कर रहा है? अपने जीनोम को रेप्लिकेट करवा रहा है। फिर अंडर स्ट्रेस वो क्या करता है? लाइटिक साइकिल भी कर सकता है और अपने आप को प्रोपेगेट भी कराएगा, मैक्सिमम नंबर सेल की लाइसिस करवा के अपना वही जीनोम जो थोड़ा सा था उसको उसी की मशीनरी यूज करके, है ना, बैक्टीरिया की मशीनरी यूज करके उसको मल्टीप्लाई कर लिया और उससे वो ज्यादा बैक्टीरियोफाज जो है वो बन जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज लाइसोजेनिक एंड दिस इज लाइटिक साइकिल। यहां से आपसे पूछा है कि लाइसोजेनिक साइकिल इन्वॉल्व एन अर्ली लाइसिस ऑफ होस्ट सेल। नहीं, लाइसिस अर्ली लाइसिस कब होती है? लाइटिक साइकिल में। तो दिस इज द रॉन्ग आंसर। अल्टीमेट फॉर्मेशन ऑफ प्रोफेज। देखो, प्रोफेज की फॉर्मेशन तो होती है। प्रोफेज क्या है? जब होस्ट का जीनोम जो है और जो फाज का जीनोम है वो आपस में इंटीग्रेट हो जाते हैं। देखो यहां पे मैं लिखती हूं, सबसे पहले क्या होगा, स्टेप्स लिख रही हूं मैं आपके लिए। फेज ने इंजेक्ट किया डीएनए किसमें? अपने होस्ट में, और होस्ट हमने यहां का बना दिया कोई बैक्टीरिया, बैक्टीरियम। अब जो वायरस का डीएनए है वो इंटीग्रेट हो जाएगा होस्ट के जीनोम के साथ। वायरल डीएनए इंटीग्रेट विद
बैक्टीरियम जीनोम। और जब ये इंटीग्रेट हो जाता है ना, इसे क्या बोलते हैं, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज प्रोफेज। और प्रोफेज क्या करता है, प्रोफेज रेप्लिकेट होता है, यहां पे रेप्लिकेशन होगी, तो वायरस का डीएनए भी रेप्लिकेट हो रहा है और इससे क्या होगा, मल्टीपल जो है बाद में बैक्टीरियोफेज जो है बन जाएंगे। तो ये है नॉर्मल लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल में क्या होता है। तो प्रोफेज की फॉर्मेशन तो होती है, लेकिन प्रोफेज की फॉर्मेशन के बाद भी मल्टीपल आगे भी स्टेप्स हैं, रेप्लिकेशन होना जरूरी है, रेप्लिकेशन के बाद क्या होगा, मल्टीपल बैक्टीरियोफेज बनेंगे जो रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, अपना इसने क्या कर दिया, अपना जीनोम जो है वो अपना डीएनए इंटीग्रेट करके अपने जीनोम को बढ़ा लिया। तो ठीक है, दिस इज अ हॉलमार्क, मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है ऑफ द लाइसोजेनिक साइकिल। अल्टीमेट वर्ड मुझे थोड़ा अनकैनी लग रहा है, लेकिन बाकी तो ठीक है, तो इसलिए ये एक करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। अगले ऑप्शंस भी एनालाइज करते हैं, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा उसमें हूं, दुविधा। ओके, सो लाइसिस ऑफ लैम्डा लाइटिक प्रोटीन, लाइसिस ऑफ लाइटिक प्रोटीन ये नहीं होगा द फीचर ऑफ द लाइसोजेनिक साइकिल। ठीक है, यहाँ पे जो लाइटिक प्रोटीन है वो किसमें इन्वॉल्व होता है, दैट इज इन्वॉल्व इन द केस ऑफ लाइसोजेनिक साइकिल। ये दोनों तो बिल्कुल गलत है, लाइटिक साइकिल के फीचर, लाइसोजेनिक के लिए लाइटिक। अ पीरियड ऑफ जीनोम इंटीग्रेशन इनटू होस्ट, जीनोम की इंटीग्रेशन हो रही है होस्ट में, ये बिल्कुल साइकिल के बारे में बिल्कुल सही फीचर है। ये भी होता है, लेकिन दिस इज द मोर करेक्ट फीचर कि ये तो होता ही होता है अल्टीमेट। इसके बाद अल्टीमेट जो है, मतलब कि अल्टीमेटली ये हो रहा है, लेकिन इसके बाद में मल्टीपल स्टेप्स हैं। तो मैं इसको और इन दोनों में, दिस इज द मोर प्रिसाइज आंसर, इसको मैं इनकरेक्ट कर रही हूँ, ऑल्दो इट इज द फीचर ऑफ द लाइसोजेनिक साइकिल ओनली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So next, moving to the question number 40. The following are some released crop varieties bred by hybridization and selection for disease resistance. Match the crop with this disease resistance variety. तो कौन सी क्रॉप जो है, ये क्रॉप वैरायटी जो है हाइब्रिडाइजेशन और सिलेक्शन से डिजीज रेजिस्टेंस के लिए डेवलप की गई है, हमें इन्हें करेक्टली मैच करना है। तो ऐसे आपको रेजिस्टेंट वेराइटीज के ऊपर भी ध्यान देना है कि कौन सी किसकी डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटी है। तो मैं सबसे पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। मुझे पता है वीट की है हिमगिरी, ठीक है, मुझे कोई एक पता है, मुझे सिर्फ वीट की हिमगिरी पता है, तो भी मैं यहाँ पे ऑप्शन इस तरीके से दिए हैं कि मैं तब भी क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगी। अगर मुझे पता है 1 का सी होने वाला है, 1 का सी होने वाला है, मुझे पता चल गया करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी होगा। पर फर्दर देखते हैं। सेकंड ब्रासिका, ब्रासिका के लिए होगा पूसा स्वर्णिम। ठीक है, कॉपी के लिए होगा पूसा कोमल, एंड कॉलीफ्लावर पूसा स्नोबॉल। ठीक है, ब्रासिका गोल्डन इन कलर स्वर्णिम, कॉलीफ्लावर व्हाइट लाइक स्नोबॉल। ठीक है, और वीट हिमगिरी एंड कॉपी पूसा कोमल। ठीक है, तो ये आपके डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटीज के साथ आपको इसको मैच करना है। नेक्स्ट, क्लैडिस्टिक डील्स विथ। सो क्लैडिस्टिक क्या है, क्लैडिस्टिक जो है क्लासिफिकेशन की ही एक ब्रांच है, मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन है, विच इज बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। क्या है, इसके बारे में लिखते हैं, इट इज द मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। आपको ये पता होना चाहिए, मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन सिर्फ क्लैडिस्टिक नहीं है, इसके अलावा भी और भी हैं, राइट। तो 1 बाय 1 हम ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं। याद रखना, क्लैडिस्टिक जो है वो डिराइव्ड कैरेक्टर्स के ऊपर, जो एंसेस्टर से डिराइव्ड कैरेक्टर्स होते हैं उनके ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन, classification of plants using derived character states the feature that have evolved from the ancestor character group. So this is correct answer. ये ही बेसिक जो फीचर है, दिस इज अ कोर प्रिंसिपल। तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हो, अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो। ये है डेफिनेशन फॉर क्लैडिस्टिक। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। बाकी ऑप्शंस को देखते हैं कि वो क्या बता रहे हैं। क्लास सेकंड इज classification of plants using large number of characters of a taxon without giving special importance to any one of the characters. So ये भी एक फीचर है, एक टाइप की मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन का, जिसे कहा क्या जाता है, इसे कहते हैं न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी या फिर फेनेटिक्स। तो आप अपने नोट्स में लिख सकते हो इसको कि न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी क्या है, जहां पे लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स देते हैं, यूज करते हैं, और किसी एक कैरेक्टर को क्या करते हैं, तवज्जो या फिर इंपॉर्टेंस नहीं देते। नेक्स्ट इज ग्रुपिंग ऑफ प्लांट्स टुगेदर विद मेनी ऑफ द सेम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये क्या है, ट्रेडिशनल टेक्सोनॉमी का फीचर है ना। सारे जो प्लांट्स जिनके
सेम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर हैं उनको एक ग्रुप में डाल दो, एक जैसे कैरेक्टर हैं तो एक ग्रुप में डाल दिया, ट्रेडिशनल टैक्सोनॉमी, सिमिलर प्लांट्स वन ग्रुप। लास्ट वन इज grouping of plants together with many cytological characteristics, the similar cytological characteristics। अच्छा, जो प्लांट्स जो जिनके पास बहुत सारे सिमिलर साइटोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको एक साथ डाल दिया तो दिस इज कॉल्ड एट साइटोटैक्सोनॉमी। ओके, सो करेक्ट आंसर तो हमें मिल गया। साथ में वी गॉट टू नो व्हाट इज न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, व्हाट इज ट्रेडिशनल टैक्सोनॉमी एंड व्हाट इज साइटोटैक्सोनॉमी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। आपको स्टेटमेंट दी है, स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 2 है, आपको इन दोनों को रीड करना है और इसमें से कौन सी करेक्ट है कौन सी इनकरेक्ट है। चलिए सो देखते हैं। तो स्टेटमेंट 1 इज स्टेटिंग दैट द मेन कॉज ऑफ डिक्रीज ऑफ कार्बोनेट कंसंट्रेशन इन ओशियन इज एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय द ओशियन। तो ओशियन में जब कार्बन डाइऑक्साइड होती है ज्यादा प्रेजेंट तो उस केस में क्या होता है, जो कार्बोनेट है ना वो बाइकार्बोनेट आयंस बना देते हैं। अब बाइकार्बोनेट बन गए, कार्बोनेट जो होगा क्या हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, जिसके कारण जिस ऑर्गेनिज्म में शेल होती है, आउटर लेयर है ना, शेल प्रेजेंट होती है, वो भी अफेक्ट होते हैं। सेकंड स्टेटमेंट, CO2 डिसॉल्व्स इन सी वाटर, CO2 वाटर में डिसॉल्व कर जाती है, सी वाटर में CO2 डिसॉल्व कर गई और इट रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड। जी हाँ, रिएक्ट करती है और कार्बोनिक एसिड जो है ये बना देती है। अब जो कार्बोनिक एसिड है, यहां बोल दिया एसिड है, एसिड है तो क्या करेगा, एसिडिफिकेशन करेगा पानी की। एसिडिफिकेशन का मतलब है कि पीएच को, एसिड का पीएच जो होता है वो 7 से कम होता है, पीएच को कम 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 करना शुरू कर देगा। तो स्टेटमेंट 1 भी सही है विच इज स्टेटिंग कि जो कार्बोनेट है उनकी कंसंट्रेशन कम हो रही है ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और स्टेटमेंट 2 इज आल्सो करेक्ट जो कार्बोनिक एसिड के बारे में बता रही है। तो बोथ स्टेटमेंट A एंड B या 1 एंड 2 आर करेक्ट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज said to be having maximum contribution towards the loss of biodiversity over terrestrial ecosystem। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जो मेन फीचर्स हैं है ना, वो है एक तो हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है, फैक्टर है विच लीड्स टू द लॉस इन बायोडाइवर्सिटी इन द केस ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। जो सबसे मेन फीचर है वो क्या है, हैबिटेट लॉस। उसके अलावा ओवर एक्सप्लॉइटेशन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन है, हंटिंग कर लिया है ना, कोई इन्वेजिव एलियन स्पीशी ला दिया, इसके कारण भी क्या होता है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होता है। ये कुछ मेन फीचर्स हैं। अब हम इन फीचर्स को देखें, वन बाय वन सब फैक्टर्स को देखें। एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर क्या कर सकते हैं, अगर पानी में हो वाटर क्वालिटी को खराब कर सकते हैं, सॉइल क्वालिटी को खराब कर सकते हैं, है ना, तो ये एक फैक्टर हो सकता है। राइजिंग एटमॉस्फेरिक CO2 लेवल, ये भी एक फैक्टर हो सकता है। लेकिन बायोडाइवर्सिटी लॉस का मतलब है कोई स्पीशी जो है वो एक्सटिंक्ट हो रही है, खत्म हो रही है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, लेकिन दोनों जो है इतने मेन फीचर्स की तरह नहीं आएंगे, हेल्थ डिटोरिएट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्लाइमेट चेंज भी एक फीचर हो सकता है, मेन फीचर हो सकता है, जिसके कारण जो है किसी स्पीशी का एक्सटिंक्शन जो है पास आ रहा है। लास्ट इज हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, हैबिटेट लॉस, क्या दिस इज द मेन फीचर, डबल टिक लगा रही हूं उसको, क्योंकि जो हैबिटेट लॉस है, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन है। अब देखो समझो, इसे एक बड़ा सा हैबिटेट है, ठीक है, स्पीशी यहाँ पे सर्वाइव करती हैं, अगर इसको फ्रेगमेंटेशन कर दिया, स्मॉल स्मॉल पैचेस बना दिए, ठीक है, तो स्पीशी क्या करेंगी, पहले तो इंटरब्रीड करेंगी, तो इस कारण से क्या होगा, उनकी जो इंटरब्रीडिंग करने से क्या होता है, इंटरब्रीडिंग डिप्रेशन आना शुरू हो जाता है। पहले तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी स्पीशी के बीच में। दूसरी बात, उनके बीच क्या होगा, जब इसे छोटे छोटे, जब क्या बोलते हैं यूनियन इज स्ट्रेंथ, जब बहुत से ऑर्गेनिज्म एक स्पीशी के साथ में रहते हैं तो वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। ऐसे जब वो आइसोलेटेड पैचेस में लेना शुरू कर देंगे तो इस कारण से वो ज्यादा वर्ज ऑफ रिस्क पे रहेंगे, चाहे वो हंटिंग हो, प्रिडेशन हो, और उनका एक्सटिंक्शन रेट जो है वो बढ़ जाएगा एंड दिस विल लीड टू फाइनली द लॉस इन बायोडाइवर्सिटी। सभी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बट जो मेजर मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन होगा दैट इज ड्यू टू हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन या फिर हैबिटेट लॉस। ठीक है, next question number 44, some population of a species show different morphological features in different habitats। अलग अलग हैबिटेट्स में अलग अलग फीचर्स दिखा रहे हैं
एक स्पीशी के कुछ पॉपुलेशंस। बट ऑन ट्रांसफर टू आइडेंटिकल हैबिटेट, जब इनको आइडेंटिकल हैबिटेट में लाया जा रहा है, दिस मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन डिसअपीयर, दीज आर कॉल्ड, क्या हो रहा है, अलग अलग हैबिटेट में इनके पास अलग अलग फीचर्स आ रहे हैं, लेकिन जब कॉमन हैबिटेट में ले आए तो वो डिफरेंसेस नहीं रहे। इसका मतलब जो भी डिफरेंसेस थे दे वर इंड्यूस्ड बाय एनवायरमेंट, दे वर नॉट लिंक्ड जेनेटिकली। जेनेटिक जो था, जेनेटिक चेंजेस या फिर जेनेटिक जो था उनके पीछे रिस्पॉन्सिबल नहीं था। रिस्पॉन्सिबल क्या था, एनवायरमेंट इंडक्शन। दे वर नॉट इंड्यूस्ड बाय जेनेटिक बट इट वाज इंड्यूस्ड बाय द एनवायरमेंट। ठीक है, तो वन बाय वन सबके सब ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं। फर्स्ट वन इज एज स्पीशी। एज स्पीशी क्या होती हैं, एज स्पीशीज आर द स्पीशी व्हिच आर एट द एज ऑफ द habitat distribution. Species at the edge of the habitat distribution, they are called as the edge species. तो लिख सकते हो आप, करेक्ट आंसर तो नहीं है बट आपको नेक्स्ट टाइम के लिए ये भी इंफॉर्मेशन मिल गई। स्पीशीज एट एज ऑफ हैबिटेट डिस्ट्रीब्यूशन जो होंगी दे आर कॉल्ड एज एज स्पीशीज। नेक्स्ट इज इकोटोन। इकोटोन इज द ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू इकोसिस्टम। जो दो इकोसिस्टम है उनके बीच का जो ट्रांजिशन जोन है, ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू इकोसिस्टम्स, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं इकोसिस्टम। पर ये इस स्टेटमेंट के तो ये भी सही नहीं है। थर्ड इज इकोटाइप। इकोटाइप क्या होते हैं, जेनेटिकली डिस्टिंक्ट पॉपुलेशन, जो जेनेटिकली अलग अलग है लेकिन वो एडेप्टेड है सिमिलर हैबिटेट के लिए, स्पेसिफिक हैबिटेट के लिए। ठीक है, तो जेनेटिकली what are ecotypes, they are genetically distinct population which are adapted to specific habitat। तो ये तीनों जो हमने देख लिए स्टेटमेंट, ये तीनों जो वर्ड्स हैं दे डू नॉट फिट द कैटेगरी ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव। तो फोर्थ क्या है, फोर्थ इज इकैड। इकैड जिसे इकोड्स बोलते हैं, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी। जो आपने यहां देखा, फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी का मतलब क्या है कि दो स्पीशी क्या कर रहे हैं, प्लास्टिसिटी यूनिफॉर्म एनवायरमेंट में इनमें क्या हो गया, इनमें आ गए मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस आ गए जो एनवायरमेंटली इंड्यूस थे, और जब कॉमन कंडीशंस आई तो वो डिसअपीयर हो गए। ठीक है, कॉमन कंडीशन में जो हमने डिफरेंसेस थे मॉर्फोलॉजिकल वो डिसअपीयर हो गए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इकोड्स, इकार्ड्स। ठीक है, तो इकार्ड्स के साथ आप लिख सकते हो, दीज आर द शोइंग द एनवायरमेंटली इंड्यूस्ड वेरिएशन, एंड जहां पे जेनेटिकली फिक्स्ड वेरिएशंस होंगी दे आर इकोटाइप्स। जेनेटिकली फिक्स्ड, अगर जेनेटिकली यहाँ पे जेनेटिकली फिक्स्ड है वेरिएशन, ये जेनेटिकली फिक्स नहीं है, ये एनवायरमेंट इंड्यूस्ड है। दोनों के बारे में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 44। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। सो क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोलता है, इट इज स्टेटिंग दैट 3 of the following criteria have contributed to the recognition of Western Ghat, Sri Lanka and Indo-Burma region at हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी रीजन्स। यहाँ पे आपको क्राइटेरिया दिए हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स जो हैं, ठीक है, उनके लिए कुछ क्राइटेरिया दिए हैं, आपको बताना है कि कौन से क्राइटेरिया जो है करेक्ट है। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बनाने के लिए 3 मेन क्राइटेरिया होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले तो वहां पे हाई स्पीशी, यहां पे लिखा ही होगा, हाई स्पीशी डाइवर्सिटी होनी चाहिए। सेकंड नंबर पे हाई एंडेमिज्म होना चाहिए, एंड थर्ड इज थ्रेट परसेप्शन होना चाहिए। तो ये 3 फीचर्स हैं विच आर द मेन क्राइटेरिया फॉर द बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट। आपको ये फाइंड आउट करने हैं। सो कौन कौन से होंगे, फर्स्ट इज हाई स्पीशी डाइवर्सिटी। हाई स्पीशी डाइवर्सिटी का मतलब क्या है कि वहां पे बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज प्रेजेंट होने चाहिए। लार्ज नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज शुड बी प्रेजेंट। सेकेंड इज हाई वेजिटेशन डेंसिटी। हाई वेजिटेशन डेंसिटी इट इज इंपॉर्टेंट कि हाँ वेजिटेशन ज्यादा हो, बट इट इज नॉट अ फॉर्मल क्राइटेरिया ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सो दिस इज नॉट अ बायोडाइवर्सिटी क्राइटेरिया। थर्ड इज हाई रेट ऑफ एंडेमिज्म। एंडेमिज्म का मतलब है ऐसे स्पीशी होना जो सिर्फ उसी रीजन में है और कहीं नहीं है। स्पीशीज यूनिक टू दैट रीजन आर कॉल्ड एज एंडेमिक स्पीशी। स्पीशी यूनिक टू दैट
रीजन। तो ये भी क्या है, एक क्राइटेरिया है फॉर द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ऐसे स्पीशीज जो कहीं नहीं पाए जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ वहीं पाए जाएंगे। थ्रेट परसेप्शन का मतलब है कि वहां पे कंजर्वेशन की जरूरत होनी चाहिए, कोई थ्रेट हो रहा हो, डिफॉरेस्टेशन के कारण, ह्यूमन इंटरसेप्शन के कारण कोई प्रॉब्लम आ रही है और उसको कंजर्वेशन की जरूरत है, दैट इज ऑल्सो थ्रेट परसेप्शन इज ऑल्सो फीचर जो कि यहाँ पे आएगा। आगे देख रहे हैं एथनोबोटैनिकल इंपॉर्टेंस, ये ठीक है, कोई भी प्लांट होगा, इतने एंडेमिक स्पीशी होंगे तो उनकी कुछ ना कुछ एथनोबोटैनिकल इंपॉर्टेंस होगी, बट इट इज नॉट अ क्राइटेरिया। एडेप्टेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस हॉटस्पॉट्स, adaptation of flora and fauna to warm and humid condition, but it is a characteristic but it is not a criteria। तो ये भी गलत है। करेक्ट आपके आगे 1, 3 and 5 ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हियर। ठीक है, यहाँ पे कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन नंबर बी, स्पीशी डाइवर्सिटी, एंडेमिज्म एंड थ्रेट परसेप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट इज जीन फ्लो डिस्क्राइब्स द मूवमेंट ऑफ अलील्स बिटवीन। सीधा सीधा डेफिनेशन से क्वेश्चन है। जीन फ्लो जो है वो क्या है? मूवमेंट ऑफ अलील्स किसके बीच हो रहे हैं? बिटवीन द पॉपुलेशंस। ठीक है, जीन फ्लो का मतलब क्या है? एलील्स का मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, मूवमेंट ऑफ अलील्स हो रहा है फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन से दूसरे पॉपुलेशन में अगर अलील्स का फ्लो हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अलील माइग्रेशन या फिर जीन फ्लो। ये कैसे होगा? अगर इंडिविजुअल्स, अगर हम अपनी बात करें तो माइग्रेशन के थ्रू, यहाँ के कुछ इंडिविजुअल्स अगर दूसरे एरिया में जाते हैं तो माइग्रेशन के थ्रू जो है जीन फ्लो हो सकता है। वहीं अगर प्लांट्स की बात करें तो सीड डिस्पर्सल, सीड यहाँ इन प्लांट्स का सीड कहीं दूर पे डिस्पर्स हो गया, तब इन अलील्स का क्या हो सकता है? माइग्रेशन हो सकता है। ये हमेशा क्या होता है? स्पीशी के अंदर ही होता है। ठीक है, स्पीशी के अंदर होता है, बिटवीन द स्पीशी होगा, स्पीशीज के बीच नहीं हो सकता, वो अलग चीज है। स्पीशी के बीच अगर अलील का माइग्रेशन हो रहा होता तो उसे क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो मूवमेंट बिटवीन नहीं होगा, मूवमेंट विद इन स्पीशी होगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। अब ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं। तो जीन फ्लो इज क्या पूछा है आपको? फर्स्ट ऑप्शन, जीन फ्लो डिस्क्राइब्स द मूवमेंट ऑफ अलील्स बिटवीन, मैंने आपको बता दिया पॉपुलेशंस के बीच। कैसे हो सकता है? हो सकता है माइग्रेशन से हो जाए, या फिर प्लांट के केस में कैसे हो जाए? पॉलन या फिर सीड डिस्पर्सल से हो जाए। सेकेंड इज बिटवीन स्पीशी, बिटवीन स्पीशी नहीं होगा, विद इन सेम स्पीशी के बीच में ही होगा। ह्यूमंस ह्यूमंस जैसे होमोसेपियंस होमोसेपियंस अलग स्पीशी के साथ नहीं होगा, अगर उसको करते हैं उसको क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। तो ये आपका इनकरेक्ट है। पेरेंट और ऑफस्प्रिंग के बीच, अब देखो पेरेंट से तो ऑफस्प्रिंग में अलील्स आते ही हैं, एंड इट इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। इट इज इनहेरिटेंस, ट्रांसमिशन ऑफ जीन्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग इज इनहेरिटेंस, इट इज नॉट द जीन फ्लो। ठीक है, एंड द क्रोमोसोम्स, जीन फ्लो पॉपुलेशन लेवल प्रोसेस है, क्रोमोसोम मूवमेंट वाली प्रोसेस जो है दैट इज नॉट जीन फ्लो। तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, ओके, जीन इवॉल्व्ड बाय रीअरेंजिंग द एग्जिस्टिंग सीक्वेंसेस ड्यू टू सम प्रोसेसेस इंटरनल टू जीनोम। मतलब जीनोम का जो इवोल्यूशन हुआ वो कैसे हुआ? कुछ सीक्वेंसेस जो अंदर थी उन्हीं का क्या हो गया? रीअरेंजमेंट हो गया। तो रीअरेंजमेंट के आपने क्या करने हैं? मेन कॉज यहां बताने हैं। ओके, मेन कॉज पूछे हैं। स्टेटमेंट 1, अनइक्वल रिकॉम्बिनेशन results from mispairing of cellular systems for homologous recombination। तो देखो, अगर अनइक्वल रिकॉम्बिनेशन होता है तो उसके कारण भी क्या होगा? जीनोम जो है वो इवोल्यूशन की तरफ हो सकता है। क्यों? क्योंकि जीन का रीअरेंजमेंट हो सकता है इसके थ्रू। रिकॉम्बिनेशन अगर अनइक्वल हो रही है तो इसके कारण क्या हो सकता है? कुछ जीन्स हो सकता है डिलीट हो जाएं, कुछ जीन्स वहां से निकल जाएं, तो उसके कारण डुप्लीकेट हो जाएं, तो उसके कारण क्या होगा? जीन रीअरेंजमेंट भी होगा। जीन रीअरेंजमेंट होगा तो क्या होगा? इवोल्यूशन भी होगा। तो ये तो करेक्ट आंसर आ गया। स्टेटमेंट 2, ट्रांसपोजोन्स कॉज वेरिएशन। ट्रांसपोजोन क्या होते हैं? ट्रांसपोजोन्स को क्या बोलते हैं? जंपिंग जीन्स। दे आर मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स। मोबाइल मतलब जो एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स हैं। तो क्या करते हैं ट्रांसपोजोन्स? यहां पे है, यहां से निकल कर कहीं और चले गए, या फिर एक से चले के दूसरे स्टैंड पे चले गए। तो ये क्या करते हैं? खुद को कट एंड पेस्ट या कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं, और ये क्या कर सकते हैं? रीअरेंजमेंट ला सकते हैं, वेरिएशन ला सकते हैं। स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, स्टेटमेंट 1 अनइक्वल रिकॉम्बिनेशन वाली भी बिल्कुल सही है। ये डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन ला सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों ही सही हैं। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज ओके, मैच द फॉलोइंग एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। आपको क्या करना है, इनको मैच करना है। तो वन बाय वन देखें, स्टार्टिंग विद, मैं तो हमेशा वो उससे स्टार्ट करती हूँ जो मुझे ऑप्शन जो होता है क्लियर होता है दिमाग में। तो इनमें से सबसे ज्यादा इजी मुझे लग रहा है रबड़। ठीक है, रबड़ मुझे पता है हीविया होता है, मैंने रबड़ को मैच कर लिया। अगर मेरा ऑप्शन बन गया वेरी गुड, नहीं बना एक और करते हैं। क्लो का मुझे पता है साइजाइजियम होता है, ठीक है, साइजाइजियम एरोमेटिकम होता है, तो ये भी मुझे पता है, ये भी मैंने मैच कर लिया। ठीक है, रेस्पिन का रोवोल्फिया सर्पेंटिना ही होता है, और बास्ट फाइबर जो है क्रोटालेरिया जेंशिया। ठीक है, जूट भी शायद यहीं से मिलता है। ठीक है, तो ये आपको, ये सारे आपने मैच कर लिए, इसका अकॉर्डिंगली ऑप्शन बना दो। 1A करके ही मुझे आंसर पता चल गया। तो आपको कोई एक भी पता होगा ना इन मैच वाले में, तो आप सारा का सारा क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से कर लोगे। यहाँ करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ गया, 1 का A होगा, सेकंड का D होगा, थर्ड का B होगा एंड फोर्थ का C होगा। करेक्ट ऑप्शन आपका बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोलता है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर हैज रीजन। एक असर्शन दिया है, एक रीजन दिया है, आपको बताना है कि सही है गलत है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन एंड जो भी है। ठीक है, असर्शन ए क्या बोलता है, असर्शन क्या बोलता है, कल्टीवेशन ऑफ हाइब्रिड्स एज हैज इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, बट वन प्रॉब्लम इज दैट हाइब्रिड सीड्स हैव टू बी प्रोड्यूस्ड एवरी ईयर, बिकॉज इफ द सीड्स कलेक्टेड फ्रॉम हाइब्रिड आर सोन, द प्लांट इन प्रोजेनी विल सेग्रीगेट द हाइब्रिड एंड नॉट मेंटेन द हाइब्रिड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हाइब्रिड्स का प्रोडक्टिविटी हाई होता है, बिल्कुल सही बात, लेकिन हाइब्रिड्स को हर साल प्रोड्यूस करना पड़ता है, ये बात बोल रहा है, क्योंकि जो उनके सीड्स हैं वो सेग्रीगेट हो जाएंगे। तो क्या होता है, हाइब्रिड्स क्या है, हेटेरोजाइगस है, ये कंडीशन आ गई है हाइब्रिड के अंदर। तो अगर इनकी आगे प्रोजेनी होगी तो इनके ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अकॉर्डिंगली इनके एलील सेग्रीगेट हो जाएंगे। तो अगले प्लांट को अगर ए फ्यूज हो गए तो आपको फिर से होमोजाइगस मिल जाएगा, यहां भी होमोजाइगस मिल सकता है। तो जरूरी नहीं है कि आपको हेटेरोजाइगस हाइब्रिड फिर से मिल जाए, इसीलिए ये प्रॉब्लम ही है। इसीलिए आपको सीड जो है हर साल लेने पड़ेंगे ताकि वो हेटेरोजाइगस वाले सीड जो है आपको मिल पाए। ये करेक्ट ऑप्शन है, असर्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, इफ दिस हाइब्रिड्स आर मेड इनटू एपोमिक्टिक। एपोमिक्टिक क्या होता है, एपोमिक्सिस एक टर्म होती है एपोमिक्सिस। व्हाट इज एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस इज द सीड डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो ये टर्म आपको ध्यान रखना है, व्हाट इज एपोमिक्सिस, इज द सीड डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन। अगर हाइब्रिड्स को हम एपोमिक्टिड बना दें, एपोमिक्टिक बना दिया, तो सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स नहीं होगा एंड वी कैन कीप ऑन यूजिंग दिस हाइब्रिड, यूजिंग दिस सीड्स टू रेज द क्रॉप्स ईयर आफ्टर। बिल्कुल सही है, अगर आप इसको एपोमिक्टिड बना देंगे तो सारे के सारे क्या होंगे, जेनेटिकली आइडेंटिकल रहेंगे, सेग्रीगेशन नहीं होगा और साल के बाद भी आप उन सीड्स को यूज कर सकते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पे बोथ आर करेक्ट, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर करेक्टली एक्सप्लेन्स ए। आर बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है ए को। ठीक है, नेक्स्ट देखें। Next question, polyploidy can be achieved by preventing the segregation of chromosomes. This can be achieved by using polyploidy। क्या होता है, when there are more than 2 sets of chromosomes are present, more than 2 sets of chromosomes are present, this is called as पॉलीप्लाइडी। तो पॉलीप्लाइडी को कैसे अचीव किया जा सकता है, इट कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग क्या केमिकल। तो सुनो, जो पॉलीप्लाइडी है उसमें क्या कर सकते हैं हमें क्या करना है, स्पिंडल फॉर्मेशन को, स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन को इनहिबिट करना है। तो हमें ऐसा केमिकल यूज करना पड़ेगा जो स्पिंडल फॉर्मेशन को इनहिबिट करे। तो इन सब में से हमें वो केमिकल ढूंढना है जो स्पिंडल फॉर्मेशन को इनहिबिट करेगा। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन इज डापी। डापी क्या है, डापी इज द फ्लोरेसेंट स्टेन, जो कि डीएनए को स्टेन करने के लिए यूज करते हैं फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप में। न्यूक्लियस स्टेन होके हम उसको देख सकते हैं। ठीक है, फ्लोरेसेंट स्टेन है, इससे पॉलीप्लाइडी तो नहीं होगी। कॉल्चिसिन की बात करें तो कॉल्चिसिन क्या करती है, इट इंड्यूसेस, ये इनहिबिट करती है स्पिंडल फॉर्मेशन को। यहां पे प्रिवेंट का साइन बनाते हैं। इसने क्या किया, इसने स्पिंडल फॉर्मेशन को इनहिबिट कर दिया। अब स्पिंडल फॉर्मेशन अगर इनहिबिट हो गया तो पॉलीप्लाइडी हो जाएगी। करती कैसे है, इट बाइंड्स टू अ
ट्यूबुलिन ये क्या करती है, बाइंड्स टू, कॉल्चिसाइन जो है इट बाइंड्स टू दिस केमिकल, बाइंड्स टू ट्यूबुलिन, ट्यूबुलिन होगी तो क्या हो जाएगा, स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म नहीं होंगे, स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होगी तो क्रोमोसोम सेग्रीगेट नहीं होंगे, नो क्रोमोसोम सेग्रीगेशन। तो अगर क्रोमोसोम सेग्रीगेट नहीं हुए, ये 2n सेल था तो ये फिर से 2n रह गया, गैमेट 2n बन गया, कोई दूसरा भी 2n फ्यूज हो गए, टेट्राप्लॉइड बन गया, मोर देन 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट एंड इससे क्या आ गया, पॉलीप्लॉइड आ गया। तो करेक्ट आंसर इज कॉल्चिसिन। अगर बात करें ईएमएस, ईएमएस क्या है, इथाइल मिथाइल सल्फेट क्या होता है, एक म्यूटाजन है जो म्यूटेशंस इंड्यूस करता है, पॉलीप्लॉइडी नहीं करता, लिख देते हैं ये एक म्यूटाजन है। और ऑक्सिन हमने अभी डिस्कस भी किया, व्हाट इज ऑक्सिन, ऑक्सिन इज अ प्लांट हार्मोन, प्लांट ग्रोथ हार्मोन, प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करता है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, yeast has power to convert sugar solution into alcohol by secreting an enzyme complex known as, तो yeast जो है एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स रिलीज करता है, सिक्रेट करता है, जिसके थ्रू क्या किया जाता है, जो शुगर सॉल्यूशन है उससे अल्कोहल बनती है, और इसे क्या बोलते हैं इस कॉम्प्लेक्स को। तो देखो शुगर से अल्कोहल बनाता है ईस्ट, इस प्रोसेस का पहले तो आपको पता होना चाहिए, इस प्रोसेस को कहा जाता है फर्मेंटेशन, है ना। अल्कोहल कैसे बनती है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, और फर्मेंटेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ईस्ट रिस्पॉन्सिबल है। ईस्ट में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है जाइमेज, एंजाइम कॉम्प्लेक्स है जाइमेज, और उसके थ्रू शुगर से अल्कोहल बनती है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। बेसिकली प्रोसेस जो है वो इतनी इजी नहीं है। सबसे पहले शुगर ग्लूकोज से क्या बनता है, ग्लूकोज से पायरुवेट बनेगा, पायरुवेट से इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, और इस तरीके से अल्कोहल बनती है। एंजाइम इन्वॉल्व्ड इज जाइमेज, ठीक है, करेक्ट आंसर इज जाइमेज। बाकी ऑप्शंस को भी एनालाइज करते हैं, तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा है अमाइलेज। अमाइलेज क्या करता है, अमाइलेज भी एक एंजाइम है जो कि क्या करता है, आपके सलाइवा में प्रेजेंट होता है, सलाइवरी अमाइलेज, ये स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। तो स्टार्च से शुगर बनाने में के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, आपका अमाइलेज। इन्वर्टेज की बात करें, इन्वर्टेज जो है वो सुक्रोज को ब्रेक करता है, किससे बना है सुक्रोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। प्लांट में कहां बन रहा है सुक्रोज, साइटोसोल में, फोटोसिंथेसिस के दौरान, ठीक है। काइनेज, काइनेज क्या होते हैं, काइनेज ये भी एंजाइम्स होते हैं जो फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन में इन्वॉल्व है आपके काइनेज, ठीक है। दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 51। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52, मैच लिस्ट 1। लिस्ट 1 में आपको मेथड्स ऑफ सैंपलिंग वेजिटेशन दिए हैं, आपको मैच करना है विद लिस्ट 2। लिस्ट 2 में क्या देकर रखा है, लिस्ट 2 में यू आर गिवन द इंफॉर्मेशन जनरेटेड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो हमें 1 by 1 इन मेथड्स को देखना है। तो फर्स्ट वन इज क्वाड्रेट मेथड। क्वाड्रेट मेथड क्या है, क्वाड्रेंट एक फिक्स्ड एरिया होता है, इसके थ्रू हम फ्रीक्वेंसी, डेंसिटी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, डेंसिटी और बेसल कवर जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या क्या निकाल सकते हैं इससे, फ्रीक्वेंसी, डेंसिटी एंड बेसल कवर, ओके। उसके बाद बात करते हैं सेकंड मेथड की, लाइन ट्रांजैक्ट मेथड। लाइन ट्रांजैक्ट मेथड जो है लाइन के अकॉर्डिंग, एक लाइन के अलोंग जो है उस वेजिटेशन को हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, और इससे हमें एनवायरमेंट ग्रेडियंट्स का भी पता चलेगा, उसके अलावा कवर में कुछ चेंज आएंगे, फ्रीक्वेंसी में कुछ चेंज आएंगे, उनका भी पता चलेगा, ठीक है। तो यहां पे लाइन के अलोंग लाइन द वेजिटेशन इज रिकॉर्डेड, और क्या पता चलता है, ऑप्शन देख लेते हैं, द चेंज अलोंग एनवायरमेंट ग्रेडियंट, कवर एंड फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट के लिए फ्रीक्वेंसी, डेंसिटी, बेसल कवर, बेसल एरिया, बी। उसके बाद आया पॉइंट फ्रेम मेथड। पॉइंट फ्रेम मेथड जो है ये मोस्टली लो वेजिटेशन के लिए किया जाता है, लिख लेंगे लो वेजिटेशन, जो कि 20 से
25-30 मीटर टॉल होगी उतनी लो वेजिटेशन के लिए किया जाएगा। इससे हमें लीफ एरिया इंडेक्स के बारे में पता चलता है, लो वेजिटेशन के लिए किया है, और बेसल एरिया के बारे में पता चलता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और बाइसेक्ट मेथड जो है, फाइनली बाइसेक्ट मेथड जो है वेजिटेशन को डायग्राम या फिर स्केल ड्राइंग के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, स्केल ड्राइंग इट इज यूज्ड फॉर स्ट्रक्चरल एनालिसिस, स्ट्रक्चरल एनालिसिस के लिए इसे यूज करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन बना लो, कौन सा बनेगा? अगर मैंने फर्स्ट के लिए किया कौन सा, बी, तो बी ऑप्शन यहां पे करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। सो मैच लिस्ट वन, लिस्ट वन में आपको डाई दी है, लिस्ट टू में आपको कंपोनेंट टू विच इट स्टेन्स दिया है, आपको क्या करना है, मैच करना है। तो जो हमें पहले पता है वहां से शुरू करते हैं। आपको पता है इन सब में टुलिडिन ब्लू किसको स्टेन करती है, टुलिडिन ब्लू, याद रखना है अब आपको साथ साथ में। इट इज यूज टू स्टेन आरएनए, आरएनए को स्टेन करने के लिए इस डाई को यूज किया जाता है। इसके बारे में 2-3 पॉइंट बता देती हूँ। ये क्या है, एक बेसिक डाई है। क्या है, बेसिक डाई है, इसीलिए एसिडिक राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन है, ये राइबोन्यूक्लिक एसिड्स हैं, सॉरी, राइबोन्यूक्लिक एसिड्स को एसिड को स्टेन करती है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक बेसिक डाई है। कॉमनली आरएनए रिच रीजन्स के लिए इसको यूज किया जाता है। अगली बात करें लैक्टोफिनोल। लैक्टोफिनोल जो है ये फंगल स्टेनिंग के लिए, फंगस को स्टेन करने के लिए, फंगल हाइफे को स्टेन करने के लिए एक स्टैंडर्ड डाई है। ठीक है, उसके अलावा कोमेसी ब्लू, कोमेसी ब्लू जो है ये डाई प्रोटीन स्टेनिंग के लिए फेमस है। एसजीएस पेज में इसको यूज किया जाता है। सीबीबी तो ये प्रोटीन्स के लिए फेमस है। लास्ट ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में मेम्ब्रेन में लिपिड है, लिपिड को स्टेन करने के लिए यूज की जाता है। लिपिड फैट को स्टेन करने के लिए इसको यूज किया। करेक्ट ऑप्शन बना लो, ए का 3 इधर 2 जगह है। ठीक है, बी और सी में। उसके अलावा बी का 4, सी का 2 एंड 1। ऑप्शन नंबर सी यहां पे क्या हो गया, आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 54. Match the methods given in list 1 with the kind of processes and determination given in list 2. तो यहां पे आपको मेथड दिया है, यहां पे आपको किस चीज को डिटरमाइन करते हैं वो दिया है। तो ईस्ट-2 हाइब्रिड मेथड की बात करूं, ईस्ट-2 हाइब्रिड मेथड जो है दो प्रोटीन्स के बीच की जो इंटरेक्शन है उसको चेक करने के लिए किया जाता है। तो ये आ गया। इसके अंदर कौन सा मेथड यूज होता है, कौन सा सिस्टम, बेट प्रे सिस्टम के बेसिस पे यहां पे इंटरेक्शन चेक होता है। कौन सा सिस्टम है, बेट प्रे सिस्टम के बेसिस पे यहां पे दो प्रोटीन्स का इंटरेक्शन चेक किया जाता है। आगे आ गया इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी शिफ्ट ऐसे, तो ये इन विट्रो प्रोटीन और डीएनए के इंटरेक्शन के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पे आ गया। ठीक है, अगर प्रोटीन बाइंड करता है डीएनए से तो यहां पे बैंड जो है वो शिफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज फूरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये जो है इट इज यूज्ड टू चेक द फंक्शनल ग्रुप्स इन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोक्सिल ग्रुप है या फिर कौन सा ग्रुप है उसके लिए इसको किया जाता है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। एंड फोर्थ मेथड इज न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। तो ये 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के लिए सॉल्यूशन स्टेट स्ट्रक्चर एनालिसिस के लिए इसको चेक किया जाता है, इसको यूज किया जाता है। एनएमआर आपने सुना भी होगा, एनएमआर किसके लिए, प्रोटीन के स्ट्रक्चर की डिटर्मिनेशन के लिए यूज किया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन बना लेंगे फर्स्ट का डी। सारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस फिनोलॉजी। तो आपसे यहां पूछा है कि स्टेटमेंट्स दी हैं, तो फिनोलॉजी कौन सा है। फिनोलॉजी का मतलब क्या होता है, फिनोलॉजी का बेसिक मतलब है बायोलॉजिकल इवेंट्स की, जो बायोलॉजिकल इवेंट्स हैं उनकी टाइमिंग को चेक करना। ठीक है, बायोलॉजिकल ये सीजनल चेंजेस और ये सब जो है, जो भी बायोलॉजिकल इवेंट्स हो रहे हैं उनकी टाइमिंग को चेक करने को बोलते हैं। जैसे प्लांट्स में फ्लावरिंग कब हो रही है, लीफ फॉल कब हो रहा है, बर्ड्स में माइग्रेशन कब हो रहा है, इंसेक्ट्स में ब्रीडिंग कब हो रही है, जितने भी बायोलॉजिकल इवेंट्स हैं इन सब की टाइमिंग को चेक करने के प्रोसेस को बोलते हैं, है ना, मेथड को बोलते हैं फिनोलॉजी। ठीक है, तो स्टेटमेंट्स देखते हैं। द स्टडी ऑफ कन्फर्मेशन ऑफ स्कल एज इंडिकेटिव ऑफ मेंटल फैकल्टीज एंड ट्रेट्स ऑफ अ कैरेक्टर। ये जो स्टडी है ऑफ द कन्फर्मेशन ऑफ स्कल, इसे भी एक टर्म दी जाती है, और क्योंकि इट इज थोड़ा सा सुनने में सेम लगेगा, दैट इज कॉल्ड एज फ्रेनोलॉजी, नॉट फिनोलॉजी।
ऑप्शन गलत है, लेकिन याद रखना अगली बार आपसे स्टडी ऑफ कंफर्मेशन ऑफ स्कल पूछ लिया तो फ्रेनोलॉजी होता है, ठीक है। स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर क्या होता है? इथोलॉजी, ठीक है। स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल लाइफ साइकिल्स एंड देयर सीजनल इवेंट्स, दिस इज फ्रेनोलॉजी, फेनो, दिस इज फेनोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज एंड देयर मूवमेंट्स, सेलेस्टियल बॉडीज, चांद वगैरह की जब बात कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी या फिर एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी नहीं एस्ट्रोनॉमी। सेलेस्टियल बॉडीज और उनकी मूवमेंट्स की बात को कब करते हैं तो स्टडी क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमी। तो करेक्ट ऑप्शन बन गया आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोलता है? व्हाट इज द ग्राफ्ट बिटवीन डिफरेंट मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। तो ग्राफ्ट होता क्या है पहले ये पता होना चाहिए आप लोगों को, अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे आपका ग्राफ्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नेक्स्ट टाइम उसको अटेम्प्ट कर पाओ। सो ग्राफ्ट इज एक टाइप का क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म से आप टिश्यू लेके दूसरे में ट्रांसप्लांट कर दो, ठीक है। अगर मेरे यहां से थोड़ा स्किन लेकर, है ना, कहीं और ट्रांसप्लांट कर दिया किसी और ऑर्गेनिज्म में, किसी और इंडिविजुअल में, किसी और ह्यूमन में, या फिर मुझ में ही यहां से स्किन लेकर यहां इंप्लांट कर दिया, है ना, जहां पे ट्रांसप्लांट होगा दैट इज कॉल्ड एज ग्राफ्ट। जो टिश्यू को उठा के लेकर जाएंगे दैट इज कॉल्ड एज ग्राफ्ट, ठीक है। तो ट्रांसप्लांटेशन का टॉपिक है ये, ठीक है। ट्रांसप्लांटेशन क्या है? जब एक टिश्यू या फिर पार्ट को लेके किसी और जगह, ऑर्गन टिश्यू को कहीं और जगह पे डोनर से रेसिपिएंट में लेके जाएंगे। देखो, डोनर से कोई चीज लेके आप रेसिपिएंट में दोगे। तो ये ग्राफ्ट भी मल्टीपल टाइप का हो सकता है। सबसे पहले आता है ऑटोग्राफ्ट। ऑटोग्राफ्ट, ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ। अगर सोचो कि मैं किचन में काम कर रही थी, खुद के लिए बुरा क्यों सोचना, कोई लड़की किचन में काम कर रही थी, उसके हाथ पे थोड़ा ऑयल गिर गया, स्किन डैमेज हो गई, ठीक है। अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा वो देखने में, तो क्या करेंगे? कहीं और से थोड़ी सी स्किन लेके, थाई से कोई स्किन लेके यहां पे क्या कर देंगे? ट्रांसप्लांट कर देंगे। तो उसी की स्किन उसी के अंदर ग्राफ्ट किया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ऑटोग्राफ्ट, ठीक है। ऑटोग्राफ्ट क्या है? सेम इंडिविजुअल के अंदर हुआ, सेम इंडिविजुअल, ठीक है। सेकंड आता है आइसोग्राफ्ट। अगर दो जेनेटिकली आइडेंटिकल ट्विंस हैं, उनके अंदर सब कुछ सेम है, इम्यून रिस्पॉन्स यहां तो नहीं आएगा। तो अगर दो जेनेटिकली आइडेंटिकल ट्विंस हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल पर्सन है कोई दो, उनके बीच अगर ग्राफ्ट कर दिया जाए, है ना, तो उसे बोलते हैं आइसोग्राफ्ट। जैसे कि ट्विंस के बीच में होगा जो जेनेटिकली आइडेंटिकल है। सेकंड आता है एलोग्राफ्ट। एलोग्राफ्ट क्या है? कोई पर्सन है, लीवर की जरूरत है, किसी दूसरे इंडिविजुअल से दिया, लेकिन स्पीशी तो सेम है, डिफरेंट इंडिविजुअल सेम स्पीशी, डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशी से दिया, देन इट इज कॉल्ड एज एलोग्राफ्ट। यहां थोड़े से चांसेस होते हैं, ह्यूमन से ह्यूमन में कोई चीज दे दिया, है ना, तो यहां पे चांसेस हैं कि रिजेक्शन भी हो सकता है, प्रॉब्लम भी आ सकती है, इम्यून रिस्पॉन्स भी बोल सकता है कुछ, ठीक है। एंड लास्ट टाइप ऑफ ग्राफ्ट इज जीनोग्राफ्ट। जीनोग्राफ्ट जैसे पिग यानी कि सुअर के हार्ट का वॉल्व जो है वो ह्यूमन में कई बार क्या करते हैं? ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो यहां पे इंडिविजुअल छोड़ो, स्पीशी ही अलग होगी, पिग टू ह्यूमन, डिफरेंट स्पीशी। एग्जांपल लिख देते हैं, पिग से हार्ट वॉल्व किसको दिया? ह्यूमन को दिया। ह्यूमन से ह्यूमन के बीच हुआ, देन इट इज एलोग्राफ्ट। आइसोग्राफ्ट जेनेटिकली आइडेंटिकल ट्विंस के बीच में, और सेम इंडिविजुअल अपनी स्किन या फिर कोई पार्ट, हेयर कहीं से कहीं पे और जगह ट्रांसप्लांट कराएं, दैट इज ऑटोग्राफ्ट। तो ये डिफरेंट टाइप के ग्राफ्ट हैं, आपको ध्यान रखना है। अभी के लिए इस क्वेश्चन को अब आप फटाफट से सॉल्व कर दोगे। व्हाट इज द ग्राफ बिटवीन डिफरेंट मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशी? डिफरेंट स्पीशी बोल दिया, मुझे पता चल गया जीनोग्राफ्ट। ऑप्शन सी यहां पे करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So next question is question number 57. क्वेश्चन नंबर 57 पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस पायनियर स्पीशी। पायनियर स्पीशी क्या होती है? किसी भी जगह पे जो फर्स्ट टाइम पे जो स्पीशी जो आई है, फ्लरिश किया है, जिसके कारण आगे जाके पूरी की पूरी कम्युनिटी बनी है, दे आर कॉल्ड एज द पायनियर स्पीशी, ठीक है। तो सबसे पहले कॉलोनाइज करते हैं, फर्स्ट टू कॉलोनाइज, याद रखना है, ठीक है, पायनियर स्पीशी। अब ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन स्पीशीज दैट डोमिनेट, जैसे इसके एग्जांपल्स भी जैसे ध्यान रखने चाहिए आपको। लाइकेंस आ जाते हैं रॉक्स पे, उसके बाद धीरे धीरे ग्रीन हो जाता है कोई जगह, दैट इज कॉल्ड एज पायनियर। कौन बना? लाइकेन बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? स्पीशी दैट डोमिनेट मैच्योर इकोसिस्टम। जो स्पीशी डोमिनेट करती है मैच्योर इकोसिस्टम को, उन्हें क्या बोलते हैं?
क्लाइमैक्स स्पीशी, नॉट द पायनियर स्पीशी। ठीक है, स्पीशीज दैट एस्टेब्लिश एंड थ्राइव इन न्यूली फॉर्म्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरमेंट्स। जी हाँ, ये फर्स्ट टू कॉलोनाइज है, एस्टेब्लिश करती हैं और थ्राइव करती हैं, बिल्कुल सही। पायनियर स्पीशीज का एग्जैक्ट डेफिनेशन है। नेक्स्ट, स्पीशीज दैट एक्सक्लूसिवली इनहैबिटेट एक्वेटिक स्पीशी। तो यहाँ पे हैबिटेट की बात की है कि एक्वेटिक इकोसिस्टम है, ये नहीं बोला मतलब जो पानी में रहने वाली स्पीशी है, ये नहीं बोला कि वो पायनियर होंगी। स्पीशी दैट आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, इसको कंजर्वेशन की जरूरत है, लेकिन ये क्या है, पायनियर स्पीशी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, व्हाट इज द मीजोपेलेजिक जोन। तो मीजोपेलेजिक जोन क्या होता है? मीजोपेलेजिक जोन को एक और टर्म दी जाती है, ट्विलाइट जोन। ट्विलाइट जोन, ठीक है, पानी में नीचे पे ये जोन है, यहां तक लाइट नहीं पहुंचती, इसलिए फोटोसिंथेसिस नहीं होती, यहां पे बायोल्यूमिनेसेंस करते हैं बहुत से ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, मीजोपेलेजिक जोन। इसी के साथ यहां पे कुछ और बातें ओशन जोन्स की हम एक बेसिक सा बात ही कर लेते हैं। ओशन जोन कौन कौन से होते हैं? ठीक है, ओशन जोन कौन कौन से हो सकते हैं? फर्स्ट इज द एपिपेलेजिक। एपिपेलेजिक है 0 to 200 मीटर, यहां पे सनलाइट चली जाएगी और यहां पे फोटोसिंथेसिस भी होगी। ठीक है, उसके बाद आता है ये आपका मीजोपेलेजिक, एमपी लिख रहे हैं इसको भी। मीजोपेलेजिक जो है 200 to 1000 मीटर तक होता है। ठीक है, इसको ट्विलाइट जोन बोलते हैं, यहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाती। उसके बाद 1000 से लेकर 1400 तक जो जोन है उसे कहा जाता है डार्क जोन या फिर बैथीपेलाजिक। बैथीपेलाजिक क्या बोलते हैं? डार्क जोन। उसके बाद उससे भी नीचे 4000 से भी नीचे होगा, उसे बोलते हैं अबाइसोपेलाजिक। बिलो 4000 मीटर अबाइसोपेलाजिक। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखने हैं कौन कौन से जोन है। ये ट्विलाइट जोन है, ये सनलाइट जोन है। ठीक है, तो डिफरेंट जोन्स हैं जो ध्यान रखने हैं। आप क्वेश्चन करो, व्हाट इज द मीजोपेलाजिक जोन? मीजोपेलाजिक जोन इज द शैलोएस्ट लेयर ऑफ ओशियन एक्सटेंडिंग फ्रॉम सरफेस टू 200 मीटर। सरफेस से लेकर 200 मीटर तक कौन सा जोन आएगा? एपिपेलाजिक, नॉट मीजोपेलाजिक। Next, zone characterized by complete darkness where no light penetrates, typically founded below the 1000 meter. कौन सा जोन होता है? बैथीपेलाजिक या फिर अबाइसल जोन होता है, जहां पे लाइट नहीं पहुंचती है। डार्क जोन जिसको बोलते हैं बैथोपेलाजिक या अबाइसल। ठीक है, नेक्स्ट, जोन नियर द ओशन फ्लोर, बिल्कुल ओशन फ्लोर के पास, जहां पे डीप सी ऑर्गेनिज्म थ्राइव करेंगे, एक्सट्रीम अंडर प्रेशर होंगी, बिल्कुल नीचे से जोन रहता है, दैट इज कॉल्ड एज बेंथिक जोन। तो आपको देख लो कितने सारे जोन्स के बारे में पता चल गया। नेक्स्ट, द मिडल लेयर ऑफ ओशन रेंजिंग फ्रॉम 200 to 1000 मीटर्स विच इज ट्विलाइट जोन, मीजोपेलाजिक जोन। करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। सो क्वेश्चन नंबर 59 में द ग्लूकोज यूनिट्स रिलीज इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन इज। सो जब ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होता है तो सबसे पहले बनता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, उसके बाद बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड फाइनली जो है ग्लूकोज बनता है। एंजाइम जो है फर्स्ट स्टेप में इन्वॉल्व जो है दैट इज ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज ये अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स को टारगेट करता है ग्लाइकोजन के। ठीक है, तो सबसे पहले क्या मिला? ग्लाइकोजन। फर्स्ट स्टेप में आपको ग्लूकोज 1 फॉस्फेट मिलेगा, सेकंड ऑप्शन नहीं, थर्ड ऑप्शन ग्लूकोज 1 फॉस्फेट मिलेगा आपको। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। इन वेसोप्रेसिन एट पोजीशन 3 विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज प्रेजेंट। तो वेसोप्रेसिन जो है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन। ये नैनोपेप्टाइड है, नैनोपेप्टाइड का मतलब इसमें 9 अमीनो एसिड प्रेजेंट है जो हैं ये सभी। और अगर आप थर्ड पोजीशन पे देखोगे, फर्स्ट पे सिस्टीन, फिर टायरोसिन, थर्ड पोजीशन पे फिनाइल एलेनिन इज प्रेजेंट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, फिनाइल एलेनिन। तो इस सेशन में हम 60 क्वेश्चन से करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। सो आज के सेशन के लिए इतना ही। स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे साथ एचपी सेट की तैयारी करना चाहते हैं, हमारे कोर्सेज से रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, साथ ही में आप कॉल कर सकते हैं इन नंबर्स पे। दिस वाज इट अबाउट टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।